अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बरतानवी हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन उनको कोर्ट में अपील करने का राइट दिया है। आप सबके लिए इल्म में है कि नवाज़ शरीफ साहब को कोर्ट से सज़ा हुई थी और वो 7 साल की उनकी सज़ा थी। उसमें जेल के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनके प्लेटलेट्स वगैरह का मामला हुआ, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनको मुल्क से बाहर जाके इलाज कराने की इजाज़त दी थी। ये तो एक ओवरऑल सिनेरियो है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस सारे मामले पे तफसील से बात करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा जो हुई थी वो किन हालात में हुई थी, कैसे उनको ये सज़ा दिलवाई गई थी, फिर उनको किन हालात में मुल्क से बाहर भेजा गया, किसने भिजवाया, क्या कौन भिजवाने वाला था, क्या मामलात थे। तो ये सारे मामलात आज डिस्कस करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के कुछ मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से हम ज़ाती तौर पर उनके जो नज़रिया है या उनकी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, जिसमें मुफ्ताज़ कादरी साहब की फांसी का मामला, फिर ख़त्म नबूवत की जो शिकें थी इलेक्शन के कवानीन में उनका मामला, फिर 295C का मामला। ये ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब की जितनी भी मुल्क की तरक्की के लिहाज से बाकियों से बेहतर हैं, नो डाउट, लेकिन नज़रियाती तौर पर हम लोग उनके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम पसंद तबकों के मुफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए। कभी भी उन्होंने इस्लाम पसंद तबकों को आगे नहीं आने दिया और ऐसे फ़ैसले किए। ख़ास तौर पे उन्होंने अपने तीसरे दौरे हुकूमत में ऐसे फ़ैसले किए जिसमें यूरोपीय यूनियन से G+ स्टेटस लेने के लिए इस्लाम पसंद हलकों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ और कादियानियों के हक़ में काफ़ी सारे फ़ैसले किए। ये वो मामलात हैं जिनकी वजह से नवाज़ शरीफ साहब की इलेक्शन के लिहाज से सपोर्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह से एक और मामला कि जो मौरूसियत नून लीग में चल रही है, इसको देखते हुए भी हम उनके नज़रियाती तौर पर हामी नहीं हैं। इस क्लैरिफिकेशन के बाद मैं आगे बात चलाता हूँ कि आया नवाज़ शरीफ साहब को जो सज़ा हुई थी क्या वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। पहले तो ये सवाल है। फिर उनको जो बाहर भेजा गया वो ठीक है या नहीं, फिर उनको वहाँ से वापस लाना ठीक है या नहीं ठीक, या उनके लिए ये मुनासिब होगा या नहीं। तो ये 3-4 पहलू हैं जिनको कि पहली बात तो ये क्लियर कर दी गई कि हम नज़रियाती तौर पे नवाज़ शरीफ साहब के हामी नहीं हैं, ना उनके वोटर हैं ना उनके सपोर्टर हैं, लेकिन हमें मामले को इंसाफ की बुनियादों पे देखना है, अदल की बुनियाद पे देखना है कि क्या वो मामला। तो बुनियादी तौर पे नवाज़ शरीफ की सज़ा का जो मामला शुरू हुआ था वो पानामा लीक से शुरू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि इस ख़ानदान की बहुत सारी दौलत है और उन्होंने ये करप्शन से बनाए हैं। ख़ास तौर पे एवन फील्ड के जो फ्लैट्स थे वो सारे के सारे उस मामले पे ये मामला शुरू हुआ था और इसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट थी, वो उनको रिमूव करना चाहती थी, लेकिन वो वही सिनेरियो नहीं करना चाह रहे थे जो मुशर्रफ ने किया था कि मार्शल लॉ लगा दिया था। इसलिए इस दफ़ा ये प्लान था इन लोगों का कि किसी तरह से नवाज़ शरीफ को अदालत से नाअहल करार देकर सियासत से निकाल दिया जाए। तो ये पूरी की पूरी गेम की गई और इन पे जो रेफरेंस बनाया गया था वो बनाया गया था करप्शन का, कि ये जो बैरून मुल्क जो फ्लैट्स बनाए गए वो गैर कानूनी आमदन से बनाए गए। लेकिन मसला ये हुआ कि हुकूमत और इस्तगासा इस पॉइंट को या इस इल्ज़ाम को कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। ये एक हकीकत है। हम चाहे नवाज़ शरीफ के मुखालिफ हैं चाहे उसके हामी हैं, लेकिन जो हकीकत है जो नज़र आ रहा है वो हमें मानना चाहिए। इस चीज़ को वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि नवाज़ शरीफ ने एवन फील्ड में जो फ्लैट बनाए या उनके बच्चों ने वो करप्शन के पैसा था, वो ये चीज़ नहीं स्टेप। अब मामला कहाँ पे आकर रुका? मामला नवाज़ शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो एक मुबैना तौर पर एक ऐसी कंपनी थी जो उनके बेटे के नाम पे थी और उनसे वो कोई तनख्वाह लेने का मामला था कि उन्होंने उनसे तनख्वाह ली और उसको मेंशन नहीं किया। मेन के यहाँ पे आके बात रुकी कि जी तनख्वाह के मामले पे उनको नाअहल भी करार दे दिया गया फॉर
होल लाइफ और साथ ही उनको 7 साल कैद की सज़ा दी गई। अब ये मामला, और उनको इलेक्शन के दिनों में उनको और उनकी बेटी मरीम नवाज शरीफ को इलेक्शन के दिनों में ख़ास तौर पे सेल में रखा गया ताकि ये लोग इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ना ले सकें और नून लीग को कमज़ोर किया जा सके। अब जेल में होते हुए इन पे काफ़ी सख्तियाँ की गई, एसी वगैरह बंद कर दी गई। मामला इस तरह से भी जो ज़ाती अना और ज़ाती बदला लेने की हुक्मरान जो इमरान खान साहब हैं उनकी ख्वाहिश की वजह से या ज़ाती नापसंद की वजह से, वो अना की वजह से काफ़ी सारा उन पर तशद्दुद, ज़हनी भी तशद्दुद किया गया और जिस्मानी तौर पे उनको तकलीफ़ में रखने के लिए एसी वगैरह बंद किए गए। इस दौरान मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी ज़्यादा और उनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए, उनका ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर लेवल ये कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में से मुबैना तौर पर यह कहा गया कि इस मामले की सारी जो इलाज है उसके लिए इन्हें बाहर जाना है। और नज़र ये आता था कि इमरान खान की हुकूमत उनको बाहर नहीं देना, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें मौजूद थीं जो पस पर्दा थीं, वो ये चाहती थी कि नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया जाए। वो ये समझते थे कि हमने नवाज शरीफ को सज़ा भी दिलवा दी, हमने इनको सियासत से भी बाहर निकाल दिया, तो अब इन पे ये ज़्यादती हो रही है कि इनको जेल में भी रखा जाए, यहाँ पे इन पे एसी वगैरह और बाकी सहूलियात भी ना दी जाए। तो वो ये समझते थे कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, मकासद हमारे पूरे हो गए, तो अब इनको यहाँ पे मज़ीद टार्चर करना, यहाँ सेल में रखना। तो उन्होंने अपने भी रिसोर्सेज यूज़ किए, कुछ कहते हैं फोर्ज वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी कुछ। अब उसमें हुकूमत की जो वज़ीर थी, सूबाई वज़ीर सेहत की, तो वो ख़ुद कहती थी, मानती थी कि जी रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए तो हुकूमत ने फिर शोर शुरू कर दिया कि ये रिपोर्ट्स फेक थी, ये था। बहरहाल ये नज़र आता था कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिसके तहत उन्हें यहाँ से निकाला गया। और इस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था इस्लामाबाद में, उसको भी यूज़ किया गया, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया गया कि अगर आप नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देने चाहते तो ये जो धरना है ये लंबा हो सकता है, ये इसके मतलब कि ये अगली कोई गंदी सूरत, बुरी सूरत इख्तियार कर सकता है। तो इसलिए हुकूमत उस प्रेशर में कि इधर से धरना भी है, इधर से नवाज शरीफ की मुबैना तौर पर सेहत भी ख़राब थी, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि नवाज शरीफ को बाहर जाने देने का फ़ैसला किया और उन्हें इजाज़त दे दी गई कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। बहरहाल जैसे कि ज़ाहिर था कि ये एक प्री प्लान मंसूबा था। नवाज शरीफ साहब की सेहत कुछ ख़राब है, लेकिन इतनी नहीं है जो नज़र आता था उस सारे मामले के बाद कि उन्हें मुल्क से बाहर देने की इजाज़त देने की ज़रूरत थी या नहीं, या उन्हें जाने देना चाहिए था या नहीं। बहरहाल वो बाहर गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज़ वगैरह जारी रखी, तो उस पर भी हुकूमत को काफ़ी मसाइल हुए, मामलात हुए। अब मामला ये आता है कि पहली बात तो यह कि क्या नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी क्या वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक थी। तो मेरे जो तज्ज़िया है या जो हमने देखा है, जिस तरह से वो जज साहब की जो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे फ़ौत हो गए, जिन्होंने ये फ़ैसले दिए थे, अरशद मलिक के उनको वीडियोस दिखा कि उनसे ये फ़ैसला लिया गया था, तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ को जो सज़ा दी गई थी वो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को अगर सज़ा हो गई थी, एक मुजरिम को अगर वो मुजरिम है तो उसे बाहर जाने की क्यों इजाज़त दी गई, उसको बाकी मुजरिमों के मुकाबले में उनको क्यों ये सहूलत दी गई कि अमीर के लिए कानून जो था वो मकड़ी का जाला बन गया और गरीब के लिए, गरीब तो थानों में ही तशद्दुद से मर जाता है, इलेक्शन क्या कहते हैं उसका, वो कोर्ट में ट्रायल होने से पहले ही। बहरहाल अब मामला जो है नवाज शरीफ का कि वो क्या करें। अगर वो मुल्क में वापस आते हैं तो उन्हें सेल में रहना है और उन्हें कोर्ट को फेस करना है, और अगर वो बाहर रहते हैं किसी भी वजह से, तो वो इस लिहाज से हक बजाने में है कि जी मुझे जो सज़ा दी गई थी वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं थी और मुझे पाकिस्तानी कोर्ट्स पे ट्रस्ट नहीं है। वो ये एक स्टैंड ले सकते हैं कि उस वक्त भी मुझे मैनिपुलेट करके, और फिर जो अरशद मलिक की जो वीडियो थी, उस वीडियो आने के बावजूद भी अरशद मलिक को हटा दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं की गई। मतलब कि एक करप्ट जब जज था जिसको प्रेशराइज़ करके ये फ़ैसला लिया गया था, उसको तो मुअत्तल किया गया, और लेकिन जिसके ख़िलाफ़ सज़ा दी गई थी, जिसके ख़िलाफ़ वो फ़ैसला दिलवाया गया था, उस सज़ा को ख़त्म नहीं किया गया। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों तरफ दलाइल मौजूद हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस ना आने का फ़ैसला करते हैं तो वो कह सकते हैं कि देखें जी मेरे जो फ़ैसला था, जो मेरा
केस चला था उसमें मेरे साथ इंसाफ नहीं किया गया। अब मैं पाकिस्तान वापस आता हूँ तो मैं उस कोर्ट से कैसे इंसाफ की उम्मीद रख सकता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो हुक्मरान है वो सामने नज़र आता है कि वो ज़ाती ज़ाती दुश्मनी का एक रवैया रखने वाले हैं। वो कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि वो इदारों को अपनी ज़ातियात, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए एक आपके सामने मौजूद है एग्ज़ाम्पल। जो DG FIA मेमन साहब, उन्होंने बयान दिया था और रिकॉर्ड पर है कि उन्हें बुलाया गया वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में, हाउस में, और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस में, वहाँ कहा गया कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ ये किया जाए फ़लाँ। तो वहाँ से डायरेक्टिव्स आते थे ख्वाहिशात की बुनियाद पर कि जी मेरी ये ख्वाहिश है। तो ऐसे तो नहीं है, इंसान स्टेट्समैन को या मुल्क चलाने के लिए आपकी ख्वाहिशात नहीं चलती, कानून चलता है और जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब के पास ये एक अखलाकी फुटिंग है, वो लंदन में रह सकते हैं कि देखें मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी ये है कि अगर वो अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स को बचाना चाहते हैं और अपने आप को एक हीरो के तौर पर सामने लाना चाहते हैं तो वो वापस आ सकते हैं, उन्हें वापस आ जाना चाहिए और यहाँ पे उन्हें कोर्ट के जो भी मामलात हैं जिस तरह के भी हैं उनको फेस करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब अपने तमाम कानूनी जो उनके पास रास्ते हैं UK में वो यूज़ करेंगे। अगर वो उन तमाम में नाकाम हो गए तो उसके बाद उनके पाकिस्तान आने के चांसेस हैं, उससे पहले नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। बहरहाल यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो देखनी पड़ेंगी कि ये नवाज़ शरीफ साहब की, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी नापसंद के बावजूद भी, हमारे नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद भी हमें ये तस्लीम करना होगा कि ये जो अदालत को मैनेज करके सज़ा दिलवाई गई थी और एक ऐसी शख्सियत को मुल्क पे हुक्मरान बनाया गया जिसके पास तजर्बा नहीं था, जिसके पास टीम नहीं थी, उसके मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बहुत बुरे असरात पड़े। मुल्क की मईशत बैठी, मुल्क की तरक्की का पहिया रुक गया, CPEC का जो मंसूबा था उस पर इफ़ेक्ट हुआ, इसी तरह कश्मीर का जो काज था उस पर इफ़ेक्ट हुआ। तो ये देखना, ये यहाँ पे एक नसीहत है, एक सबक है इंडिविजुअल्स के लिए कि आपकी या ना, आपकी ज़ाती पसंद नापसंद, आपकी दुश्मनियाँ, इनके मुकाबले में मुल्क की मुफाद बहुत ऊंचा होता है। आप किसी शख्स को पसंद नहीं करते, लेकिन वो शख्स अगर मुल्क के लिए अच्छा है तो उसे काम करने दें। और एक शख्स को आप पसंद करते हैं लेकिन वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, मे बी वो आपके ज़ाती मुफाद में अच्छा हो लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसे क्यों आगे लाते हैं। तो यहाँ पे भी अब आखिरी जो मेरा पैगाम है वो यही है कि आने वाले वक्तों में तमाम प्लेयर्स को ये बात अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि हमें कानून और आइन के मुताबिक चलना है, हमें लोगों की ख्वाहिश का एहतराम करना है। अगर लोग किसी शख्स को मुंतखब कर रहे हैं तो हमें उसको इक़्तिदार मुंतकिल करना है, क्योंकि हमारे सामने लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक इक़्तिदार मुंतकिल ना करने के जो नताइज हैं वो ढाका और फ़ॉल ऑफ बांग्लादेश, फ़ॉल ऑफ मशरक़ी पाकिस्तान मौजूद हैं। और उसके लिए तो अभी आपके सामने मौजूद है, किताब भी आ गई है, इक़्तिदार की मजबूरियाँ, जनरल असलम बेग साहब की, उसमें बड़ी तफसील मौजूद है कि क्या हालात थे और किस तरह से फ़ातिमा जिन्नाह का इलेक्शन चोरी किया गया, किस तरह से नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती की गई, किस तरह बेनज़ीर के साथ ज़्यादती की गई, क्योंकि ये सिविलियन थे। तो इनके ख़िलाफ़ डिक्टेटर्स ने इलेक्शन चोरी किया, अपने पसंद के लोगों को आगे लाए, ख़ुद आगे आए। तो ये जो मामलात हैं इन्होंने मुल्क को पीछे धकेला है, ये मुल्क को आगे नहीं लेके गए। तो अब खुदारा मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें और जो लोग, जिसको लोग मुंतखब करें उससे आगे आने दें। अभी जैसे कश्मीर का इलेक्शन हुआ उसको फुली मैनेज किया गया और एक पार्टी को 6 लाख वोट पे 25-26 सीटें मिल गई और दूसरी जो पार्टी जिसको 5 लाख वोट थे उसको 5 या 6 सीटें मिली हैं। ये सब वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ पूरे के पूरे इलेक्शन को मैनेज किया गया है और मर्ज़ी से सीटें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी को 11 सीटें दे देंगे 2.5 लाख वोट पे और नून लीग के 5 लाख वोट के मुकाबले में उनके 5 सीटें। तो ये सारा का सारा नज़र आ रहा है कि ये धांधली था, ये मैनेज इलेक्शन था, ये रिग्ड इलेक्शन था, ये चोरी का इलेक्शन था। तो अगर ये 2023 में होता है, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक पैसे की बुनियाद पे, जिनके पास पैसा है वो इलेक्शन ख़रीद सकते हैं, लोग आते हैं, तो मुझे ये बताइए कि मुल्क कहाँ जाएगा। यहाँ ज़ातियात, जो बिज़नेसमैन हैं, जो
सरमायादार हैं वो सारे के सारे इलेक्शन ख़रीद के मुल्क के जो कानून साज इदारे हैं उनके ऊपर आ जाते हैं और फिर वो पॉलिसियाँ अपने कारोबार को महफूज करने के लिए बनाते हैं या मुल्क की वसाइल को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे एक आखिरी मिसाल दे के मैं बात ख़त्म करूँगा कि हज़रत अबू बकर सदीक जब खलीफा बने तो वो बाज़ार की तरफ चल पड़े अपने कारोबार के लिए। तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अगर खलीफा की दुकान खोलेगी ना बाज़ार में तो फिर बाकी गरीबों का क्या होगा, इसलिए खलीफा खिलाफत के बाद आप कारोबार नहीं कर सकते, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो उन्होंने कारोबार नहीं किया, इसलिए कारोबारी शख्स और वही इक़्तिदार में आ जाए कभी नहीं हो सकता। कारोबारी हमेशा कारोबारी रहता है, वो इक़्तिदार को भी कारोबार बना लेता है। इसलिए खुदा रा इस मुल्क पे रहम करें और अहल लोगों को, जो काबिल लोग हैं और जिनको लोग मुंतखब करते हैं, उनको आगे आने दें। नवाज शरीफ के मामले में भी ज़्यादती की गई थी, उसके साथ सज़ा के मामले में भी ज़्यादती की गई थी। अब आने वाले मामले आना ना आना, वहाँ पे भी डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब कि उसकी ज़ात को, उसकी शख्सियत को गंदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने जो उसके साथ करना था कर लिया है, उसको जितना सज़ा देनी थी, उससे जितनी दुश्मनी निकालनी थी निकाल ली है। ऑफ कोर्स हमने पहले कहा कि हमें नवाज शरीफ पसंद नहीं है एज अ लीडर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ ज़्यादती शुरू कर दें, उसके साथ जुल्म शुरू कर दें। जो मामलात उसने किए कर लिए, अब वो जहाँ पे है उससे रहने दें। अब आप अपनी पॉलिटिक्स, जो डर्टी पॉलिटिक्स है, वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे करें कि आपने पिछले 3 साल में क्या किया और अगले 2 साल में मुल्क को क्या देंगे। अभी डॉलर जो है वो 165 रुपये पे पहुँच चुका है, आपकी दरामदात 60 अरब डॉलर को पहुँच रही हैं। तो आप इन चीज़ों को देखें ना कि आप नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उसके पीछे पड़ के तो अगला इलेक्शन जीतने की प्लानिंग करें। ये डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, एक अच्छी पॉलिटिक्स करें और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करके आगे आएँ। तो इसी पैगाम के साथ मैं आपसे आज इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।